Hello everyone. Today we start मैथ बूस्टर सीरीज़. ठीक है ना. आज हम मैथ बूस्टर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से हम बेस्ट जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरीके से उन्हें सोल्व करना है, उसका बेसिक्स क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले क्या होते हैं और या इसे किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं. तो चलो शुरू करते हैं. और इसे करने से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किसे छोड़ना है या किसे एकदम से अटैम्प्ट करना है. तो इससे आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी और आपको ये देखना है कि आप ये 20 क्वेश्चन 10 मिनट या 12 मिनट 12 से 15 मिनट के अंदर करने चाहिए, वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ. ठीक है ना. तो आप शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से. तो ये जो सोशल साइंस में टीजीटी में जो क्वेश्चंस आए थे नवंबर एग्ज़ाम्स में, तो उसकी वो क्वेश्चंस लिए गए हैं. तो आप देखो, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से. तो पहला क्वेश्चन है एवरेज का. द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 61 इफ़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज 65 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 63. फाइंड द 6th नंबर. ठीक है. तो इसमें एवरेज पूछा गया है. तो एवरेज तो पता है एवरेज क्या होता है. एवरेज क्या होता है, किसी भी चीज़ का एवरेज जो होता है ना, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है ना. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है. सब में यही लगता है. हमें बस ये देखना है कि हमें दे क्या रखा है और पूछा क्या है, बस. ठीक है ना. तो पहला क्वेश्चन है कि 11 का उनने दे रखा है, 11 नंबर का एवरेज दे रखा है 61. 11 नंबर का एवरेज दे रखा है 61. ठीक है. अब बता रखा है पहले जो 6 हैं उनका एवरेज दे दिया 65 और जो लास्ट के 6 हैं उसका एवरेज दे दिया 63. तो अब अगर हमें निकालना है 6th नंबर, अब ये देखो यहाँ 11 नंबर है और इन्हें मिलाएं तो 12 नंबर है. इसका मतलब एक नंबर यहाँ ज़्यादा है, वही नंबर हमें निकालने के लिए बोला गया है. तो इसका बेसिक अप्रोच रहती है कि इनके सम में से इनका दोनों का सम हम घटा देते हैं. 65 इंटू 6 प्लस 63 इंटू 6, इस तरीके से हम इसमें से घटा देंगे. ये इसकी बेसिक अप्रोच है. इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है. पहले 61 की 11 से करोगे, 65 की 6 से करोगे, फिर इसे घटाओगे. तो इसका एक मेथड है डेविएशन मेथड. इस क्वेश्चन को तेज करने का तरीका है डेविएशन मेथड. ठीक है ना. डेविएशन मेथड में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि किस तरीके से, मतलब हमारा जो एक्चुअल एवरेज है वो कितना डेविएट हुआ है. जैसे देखो यहाँ से देखो 61 से देखेंगे, 61 से 65 कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है. हमें ये देखेंगे कितना डेविएट हुआ है, 4 ज़्यादा है. ये वाला कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है. ठीक है. तो अब 4 ज़्यादा है, कितने पे, 6 पे ज़्यादा है. 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 24. और इसमें 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 12. तो ये कितना हो जाएगा 36. तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा नंबर है, जो इसमें एक्स्ट्रा नंबर है, वो जो एवरेज है ना 61, उससे 36 ज़्यादा होगा. तो 36 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 7 और ये 97. ठीक है, समझ में आ गया. अगर आगे से कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें इसी मेथड का प्रयोग करना, डेविएशन मेथड. इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है और हम क्विक इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा 97. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 1 मिनट रुक जाना, वेट, मैं देख लूँ एक बार कि कोई गड़बड़ तो नहीं है. ठीक है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा. ठीक है. ये क्वेश्चन है रेशियो से. तो इसमें रेशियो का देखो, हमें रेशियो जो है, रेशियो टॉपिक जो है, इसमें हमें दे रखा होता है रेशियो. ठीक है ना. रेशियो में क्या होता है, जैसे किसी भी 2 नंबर का रेशियो दे देगा 2:3, तो हमें रेशियो में दे देगा, मतलब एक ऐसी फॉर्म जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो.
पूरी तरीके से कॉमन कट चुका हो, उसमें कुछ नहीं कॉमन होता, बस रेशियो होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें दे रखा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई का रेशियो पूछा है, इसमें दे रखा है कि यहाँ से एक्स निकालो यहाँ, तो ये प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, तो इस तरीके से दे रखा है जैसे 2:4 रेशियो और 4.6:x। ठीक है, तो इसे सोल्व करने का है, वैसे इस ये लिख के ऐसे दिया है, पर लिखने का तरीका ऐसा होता है 2/4 4.6/x, इसे इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना, तो इसे x की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, और इसे निकालेंगे जैसे 4:16:2:y, तो यहाँ से निकालेंगे 4/16 = 2/y। इसमें ज़्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने वाली क्वेश्चन है नहीं है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई इसमें, कुछ, एक मिनट रुक जाओ, मैं रिलोड कर लेता हूँ कुछ, वेट करो 1 मिनट। सॉरी यार, पता नहीं क्या हो गया था। चलो, ये वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ से थे कि 4 कैसे हट गया, हाँ, तो 2/4 = क्या था 4.6/x, और 4/16 = 2/y। तो x और y की यहाँ से वैल्यू निकालनी है, बस क्या करना है, इससे ये काट दो, 4.6 × 2 = x, और y क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/8, y = 8 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो x/y निकालना है, तो x/y कैसे निकालेंगे, ये 9.8 रेशियो हो जाएगा 9.8 रेशियो हो जाएगा, ये क्या 8। तो अब देखो इसे काटो, बस कुछ नहीं करना, इसे काटेंगे तो ये जाएगा 9.8/80। ठीक है, इसे काटेंगे तो आएगा 23/20। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 23/20। तो जब भी एक क्वेश्चन आए, इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो हमेशा हमें इसे इस फॉर्म में लिख लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें क्या है, टेबल दे रखी है और आपको देखना है कि इस टेबल को पढ़ना आना चाहिए। सबसे ज़रूरी तो यही है कि हमें जल्दी से देखना है कि क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा है टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स। कार्स की प्रोडक्शन बता रखी है थाउजेंड्स में। ठीक है, 1988 से 2002 तक। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स बिटवीन द ईयर 1999 और 2001। 1990 ये दे रखा है वर्ष कि 1998, 1999, 19 इस तरीके से। तो और ये प्रोडक्शन दे रखी है, ए ने 36,000, उन्होंने बताया थाउजेंड्स में, तो 36,000 है। ठीक है ना, तो हमें बस ये देखना मैक्सिमम डिफरेंस बताना है किसके, 1990 और 2000। 1999 ये रहा और 2001 ये रहा। ठीक है ना, इनके बीच में किस में मैक्सिमम है ये देखना है। देखो 34, 31 यहाँ पे कितने का है, 1000 का है, क्योंकि एक का डिफरेंस है, मतलब 1000 का थाउजेंड्स में दे रखा है। यहाँ पे देखा जाए तो 23 - 22 यहाँ भी 1000 का है। यहाँ देखा जाए 25 में से 30, यहाँ 5000 का डिफरेंस है। यहाँ देखा जाए 40 - 55 दैट इज 15,000 का डिफरेंस है। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ कितना है, 6000 का डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम किस में, 15,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000। तो इसमें सबसे पहले तो यही है कि आपको शांति से ये समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बहुत बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है, अगर ऐसे समझ में गलती हो जाए तो इस क्वेश्चन को तुरंत स्किप करें और दूसरा क्वेश्चन पहले ट्राई करें। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, आशीष हैज़ बोरोन एन अमाउंट ऑफ 2,80,000, ठीक है, फ्रॉम ए बैंक टू स्टार्ट ए बिजनेस। ठीक है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी पे एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, एसआई का सिंपल सा फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है,
तो ऐसा ही नहीं पूछा है इसने सिंपल। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल इन्हें ये दे रखा है, जो अमाउंट हमारा बोरो किया जाता है, जिस अमाउंट पे हमारा ब्याज लगता है, बेसिकली उसे ही कहते हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 28 वो 2,80,000 इंटू रेट कितना है? रेट होता है किस दर, दर का मतलब किस, मतलब 100 रुपये पे जितने जितने रुपए दिए जाएंगे, मतलब जैसे 7% है तो मतलब 100 रुपये पे 7 रुपये, 100 रुपये पे 7 रुपये परसेंटेज है ना, मतलब हर परसेंटेज का मतलब हर चीज़ 100 में से, सेंट मतलब 100 में से, ठीक है ना। तो रेट होगी 7% दे रखी है ना, और टाइम हो गया 4/1000। बस ऐसा ही निकालना है। 7 4 जो 28, ये हो जाएगा 784। 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784। 28 का स्क्वायर होता है 784, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 784। तो 784,000 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब 1000, ये यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, तो 7,8,000, ठीक है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट का जब भी सवाल आ जाए तो बस ये देखना होता है कि 7% रेट है, 7 4 जो 28, इसका मतलब जो भी अमाउंट आएगा इसका 28% अमाउंट होगा। 28, इसका 28 इंटू 28, हमें ये देखना बस 28 इंटू 28, क्योंकि जीरो तो सब में कॉमन ही है, हमें देखना 28 इंटू 28 क्या आएगा, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है, एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है इज अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 11%, 11% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इफ द शॉपकीपर चार्जेस 1602, वट इज इट्स मार्केट प्राइस। तो मार्केटेड प्राइस क्या होगा इसका, एमपी क्या होगा? देखो जो एमपी होता है ना, एक होता है एमपी, एक होता है एसपी और एक होता है सीपी। ये जो डिस्काउंट का जो चैप्टर है ना, ये एसआईसी, ये डिस्काउंट, मार्क प्राइस, ये सिंपल, ये तीन चीज़ों के बीच में घूमता है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देके वो सेलिंग प्राइस करता है। मार्क प्राइस क्या होता है? जिस पे कोई चीज़ मेंशन की जाती है, मतलब जो प्राइस मार्क किया जाता है, बेसिकली जो मार्क किया जाता है वो एमपी होता है। एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है उसके बाद जो चीज़ बिकती है वो एसपी होता है, जो सेलिंग प्राइस है, मतलब जिस पे चीज़ एक्चुअल में बिकी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई चीज़ है वो मार्क की गई 100 रुपये की, मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ मार्क की गई एग्जांपल के लिए, और मैं कहता हूँ नहीं मैं तो उसके 70 रुपये दूंगा, तो मान लिया उनने 70 रुपये में बेची, लेकिन वो बनी 50 की थी। तो साफ पता लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक उसे एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में आया 20 का फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे पता चला है 20 का फ़ायदा हो रहा है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे वो चीज़ बनी है, जो मैन्युफैक्चर की गई है, इस पे फ़ायदा होगा। हमेशा प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखा जाता है। तो प्रॉफिट अगर निकालना है किसी भी चीज़ का, या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, तो ये किस पे देखा जाएगा हमारा? ये देखा जाएगा सीपी पे। यहाँ आएगा लॉस या प्रॉफिट इनटू 100, तो ये आएगा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना हो, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें डिस्काउंट निकालना हो, डिस्काउंट का क्या होता है? डिस्काउंट हमेशा एमपी पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है डिस्काउंट, ठीक है। और मार्क प्राइस पे होता है और कितना डिस्काउंट दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे उस एक्चुअल वैल्यू, वो वैल्यू लिखेंगे इनटू 100, तो ये हमारा होता है डिस्काउंट। ये दोनों चीज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, और हमें कभी भी परसेंटेज से हमें दोनों चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे कह रहा है कि एक प्रोडक्ट है वो डिस्काउंट पे अवेलेबल है, डिस्काउंट 11% के, तो चार्ज करता है ये 1602 रुपये में बेच देता है। इसका मतलब कह रहा है कि वो 11% की छूट देता है और वो इतने रुपए दुकानदार 1602 वसूलता है, 1602 में दे देता है। मतलब ये एसपी दे रखा है इनने, ये क्या दे रखा है हमें एक्चुअली में, ये एसपी दे रखा है। और मार्क प्राइस उनने जो भी, हम अपनी मर्जी से मार्क प्राइस मान लेते हैं 100 पे आसानी होती है 100 मान लेते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस 100 है। अब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, मैंने बताया था अभी। तो जब मार्क प्राइस पे 11% का डिस्काउंट दिया जाता है, 100 का 11% क्या होता है? 11 ही होता है, तो 89 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 89% इसका सेलिंग प्राइस होगा। अब 89% होगा, एक्चुअली में वो 89% तो परसेंटेज में है, लेकिन वो वैल्यू में कितना है? वैल्यू में है वो 1602, तो 89% की वैल्यू 1602 दे रखी है। तो हमें कितनी निकालनी है? एमपी मतलब 100% की वैल्यू। बस परसेंटेज में ये देखना है हमें कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है और कितने की निकालनी है। तो 1602 कितने परसेंट की वैल्यू है?
89% की। हमें कितने की निकालनी है? 100% की। तो बस काट दो। 18 बन जाए 18, 89 बन जाए 89, 89 टू 18 18 18 जा, ये हो जाएगा 1800। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा 1800। ठीक है, तो हमेशा एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, और जब भी माना जाए हमेशा 100 मान लो। एसपीओ एमपीओ हमेशा 100 मान लो। अगर परसेंटेज आसान है तो हमेशा 100 मान के क्वेश्चन को करेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ए गेव 5100 फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस। ठीक है, वाइल बी गेव 8100, what will be C shares of profit in after 1 years of C join the business after 10 months from the start with 8800 and then total profit earned by A, B and C is ये। तो इसमें क्या है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। हमेशा पार्टनरशिप में याद रखना है पहले तो कि पार्टनरशिप जो होती ना, इसमें क्या होता है, हमें बस ये देखना है किसने कितने टाइम के लिए और कितने रुपीस, मतलब टाइम के लिए और इन्वेस्टमेंट। टाइम और इन्वेस्टमेंट ही हमारा प्रॉफिट जनरेट करेगा। हमें बस ये देखना है कि कोई भी आए, कोई भी पार्टिसिपेंट हो, उसने कितना टाइम लगाया और उसने कितना इन्वेस्ट किया, उसी का रेशियो से ही हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा। अगर कोई इन्वेस्ट करता है बहुत ज़्यादा मनी, मान लो 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर लिया किसी ने किसी में, और उसने टाइम दिया 5 महीने, तो उसे उसी हिसाब से मिलेगा। तो हमेशा क्या करना होता है, टाइम जो होता है, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, कितने रुपीज़ लगाए उसने, तो इससे होगा। तो यहाँ पे बता रखा है ए ने 5100 रुपये लगाए, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। बी ने 8100 लगा दिए। वाइल बी सी शेयर से प्रॉफिट इन ये आफ्टर 1 ईयर सी ज्वाइन द बिजनेस एट 10 मतलब 1 साल बाद क्या होगा, अगर सी ने 10 महीने बाद ज्वाइन किया हो, तो इसका मतलब 10 महीने बाद ज्वाइन का मतलब 12 महीने टोटल थे, 10 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो 2 महीने के लिए ज्वाइन कर रहा है। बस यही समझना था इसमें ज़्यादातर। और ने तो इनने भी 5100 12 महीने के लिए लगाए, इनने भी 12 महीने के लिए लगाए। तो बस, तो ए कितना लगाता है, 5100। ठीक है, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। बी कितना लगाता है, 8100, कितने महीने के लिए, ये भी 12 महीने के लिए। और सी कितना लगाता है, 8800, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। हमें यही देखना है कि कौन सा कितने महीने के लगा रहा, बस इसमें इतना ही लिखना था, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है इस सवाल में। और इसका रेशियो बना लेना। अब इनका रेशियो, अब जो इनका रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट का और टाइम का, जो इनका रेशियो आएगा उसी रेशियो में ही प्रॉफिट इनका बटेगा। ठीक है, तो इसका रेशियो बनाओ फटाफट। 00 से 00 हटा सकते हैं, तीनों में 00 कॉमन है तो निकाल दिया। अब तो ये 12 से ये काट लो, 2 2 6 12, 2 6 12, और ये आ जाएगा तो 5100। तो ये आ जाएगा 51 तिया, इसे भी काट सकते हैं हम एक बार और, इसे ये 3 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, और ये 44 कट जाएगा। तो इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 153 रेशियो 243 रेशियो 44। ठीक है, इसका मतलब इससे ज़्यादा ही कटेगा नहीं, क्योंकि ये 153 है, ये भी नहीं कटेगा इससे। 4 3 7 और 2 9, ये तो कट जाएगा, ये 4 से कट रहा है, तो ठीक है, ये आगे नहीं कटेगा, फर्दर ये नहीं कटेगा। तो इसे जोड़ लो बस, कितना आएगा, ये आएगा 4 4 2 2 और 3 300, ये जाएगा तुम्हारा 446 440 4400 440 आ जाएगा। देखो 2 और 2 4 300। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं इसे हमेशा। जोड़ने का तरीका, तेज जोड़ने का तरीका इसका ये है, देखो कभी भी 3 डिजिट का जोड़ना हो ना तो 3 3 डिजिट में ही जोड़ना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे 200 300 300 तो ये हो गया। ठीक है, 50 4 90 9 4 13 130 ये हो गया, प्लस 3 3 6 4 6 4 10, तो ये क्या 300 400 440 440 हो गया। ठीक है, 440 की वैल्यू क्या दे रखी है ना, प्रॉफिट 3600। ठीक है, 3600 ये तो रेशियो में, ये एक्चुअल वैल्यू। तो अगर 3600 की वैल्यू 440 दे रखी है, इनने किसका पूछा है, सी का, सी की वैल्यू 44 है। तो बस इसे सोल्व कर दो,
कितना आएगा 360, 360 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन रिसीव 4000 पर मंथ एज सैलरी, he saves 40% of the salary every month, what is his monthly expenditure। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। देखो, कभी भी कोई चीज़ परसेंटेज में दे रखी हो तो हमेशा हम 100 मान सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को 100 मान लेंगे। इसमें क्या रखा है कि 4000 कमाता है पर सैलरी है उसकी, 40% वो से सैलरी को सेव कर लेता है। और बताओ खर्चा कितना करता है। अगर कोई 40% सैलरी सेव कर रहा है तो 60% खर्च कर रहा है, बस 60% की वैल्यू पूछिए। तो बस 6 4 जो 24,000 आंसर आ जाएगा। 400 इंटू 60% इसका निकालना है। ठीक है, तो ये आएगा 6 4 जो 2400। बस आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आप इस बात को समझ लो, कभी भी वो सैलरी पूछ रहा है या कुछ भी चीज़ पूछ रहा है, हमेशा 100 मानो फटाफट से। और इसमें क्या करना है, बस 40 निकाल दिया, 60 बच गया, 60% की वैल्यू पूछ रहा है, बस 2400। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन्युफैक्चरर fixes his selling price at 20% over the cost of the production. If the cost of the production goes up by 50% and manufacturer raises his selling price by 40%, find the profit percentage। ठीक है ना, तो प्रॉफिट पूछा गया है। तो ये कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चर था, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस था, वो क्या करता है 20% उसका सेलिंग प्राइस बढ़ा के बेचता है। फिर कहता है कि क्या होता है, किसी भी कारण से कॉस्ट प्राइस बढ़ सकता है, कॉस्ट प्राइस प्रोडक्शन बढ़ सकती है, 50% से बढ़ गया तो उनने क्या करा, सेलिंग प्राइस को 40% से बढ़ा दे, तो प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ दो सिनेरियो बन रहे हैं। मान लो मैंने हमेशा बताया 100 मान लो शुरू में, तो 100 मान लिया हमने कि उसका पहले कॉस्ट प्राइस 100 था, फिर उन्होंने कहा 20% बढ़ गया, तो मतलब 20% मतलब सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है कि 20% ओवर करता है, मतलब 20% 120, 100 का 20% 120 हो गया, तो 120 पे वो सेल करता है उसे। अब क्या करता है, नेक्स्ट सिनेरियो बनता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है उसका 50% से बढ़ जाता है। मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस 100 था तो ये 50% बढ़ गया, मतलब 150 हो गया। अब क्या कहता है, वो क्या करता है, अब 150 हो गया, अब 120 में तो बेचेगा नहीं, वो क्या करता है, सेलिंग प्राइस भी 40% से बढ़ा देगा। अब 40% से सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दिया उसने, तो सेलिंग प्राइस को 40% से बढ़ा दिया उसने, ये 40% से बढ़ा दिया इसने, तो 40% कितना होगा, 12 4 जो 48, मतलब 48 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ऐसे निकालेंगे, 120 का 40% निकाल लेंगे, ये हो गया 48। इसका मतलब 120 तो पहले से था, प्लस 48 भी हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा 168। ठीक है, मैंने साइड में बता दिया 168। ठीक है, अब 168 हो गया। अब बता रहा है कि अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ही है, सेलिंग प्राइस ही है, बस। तो ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ऊपर क्या होता है प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ होता है इंटू 100। तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना 150, प्रॉफिट और लॉस कितना है, ये देखो 50 60 18 रुपये प्रॉफिट है। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो काटेंगे क्या आएगा, क्या आएगा, देखो 6 5 5 5 6 या 18, 5 3 या 15, 6 5 या 30, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12%। ठीक है, 6 5 या 30, 3 6 या 3 5 या 15। ठीक है, 3 अरे यार चलो ठीक है, 12% आएगा, देख लो कुछ नहीं है, कन्फ्यूज़न हो गया इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, इंटू 100, आसान सा ये, ऐसे तो कुछ नहीं है। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, और ये काटोगे तुम 3 2 जा 6 और 50, इससे काट लो ना, तो ये आएगा 6 दूनी 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 3 पाइप हैं, फिल कर सकते हैं 30 घंटे में, 40 घंटे में, 120 घंटे में रेस्पेक्टिवली। मतलब हाउएवर पाइप ए इज ऑपरेटेड एट 90% एफिशिएंसी, बी लीक दैट कॉज 20% रिडक्शन इन इट्स एफिशिएंसी, पाइप सी रिमेन्स अनअफेक्टेड, ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन सेम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि देखो टाइम एंड वर्क में क्या है कि देखो कोई टंकी है वो 30 घंटे में भर सकती है किसी काम को,
ठीक है, काम को मतलब 30 घंटे में भर सकती है एक टंकी को, ठीक है। एक बी है वो 40 घंटे में भर सकता है, जो सी है वो 120 घंटे में भर सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रखा है, देखो टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि वो तीनों का टाइम दे दिया उसने, तीनों का टाइम दे दिया। अब उसमें हमें बस इस चीज़ पे ध्यान देना, टोटल वर्क कितना है और उनकी इफिशिएंसी क्या है, बस। अगर दो चीज़ हम निकाल लेंगे तो इसका मतलब क्वेश्चन हो गया। बस टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क कैसे निकलता है, बस जो टोटल वर्क होता है वो निकालना है पहले। तो हमें टोटल वर्क निकलेगा, इन सब का एलसीएम लेना है, बस एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका है, जो सबसे बड़ा नंबर है ये, जैसे 120 सबसे बड़ा है इसमें, देखो तीनों में, तो 120 का पहाड़ा पढ़ो, 120 एकम 120। अब ये देखो 120 में 120 तो कट रहा है, 40 से कट रहा है क्या, 120 4 3 12 कट रहा है, ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो इसका मतलब 120 इसका एलसीएम हो गया। तो ठीक है, हमने पहला काम तो कर लिया, हमने टोटल वर्क निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है जो 1 मिनट 1 घंटा या फिर 1 मिनट 1 घंटा 1 दिन में किया गया काम हो। अब ये डिपेंड करता है वो घंटों में दे रखा है मिनट में, वो घंटों में दे रखा है, तो 1 घंटे में जो किया गया काम होगा वही उसकी इफिशिएंसी होगी। तो इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक ही इफिशिएंसी निकालनी है तो एक 30 दिन में करता है, टोटल काम 120 है, तो अगर हम टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे तो उसकी इफिशिएंसी आ जाएगी, किसी की भी इफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। तो 120 बटा 30 ये आ जाएगी 4, 4 3 12, 120 एकम 120, तो ये इनकी इफिशिएंसी आ गई। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो अपनी एफिशिएंसी से काम ही नहीं कर पा रहे। वो क्या कह रहा है कि जो पहले वाला है वो 90% इफिशिएंसी से काम करता है, मतलब अगर वो 100% उसकी पूरी इफिशिएंसी है तो 90% से ही काम कर रहा है। अगर बी है तो मतलब उसकी भी इफिशिएंसी 20% घटी हुई है, मतलब वो उसकी इफिशिएंसी 100% होती है, हर आदमी की इफिशिएंसी अपने आप में 100% है, लेकिन 20% कम है, मतलब वो अपनी इफिशिएंसी का 80% से ही काम कर पा रहा है, और जो सी है वो अपने 100% से कर पा रहा है। तो हमें निकालना है कि 4 तो उसकी 100% है, तो हमें 90% की निकालनी है। तो अगर उसकी 100% की वैल्यू 4 है तो 90% की 9 4 36, 3.6, ठीक है। देखो यहाँ बता देता हूँ कि 4 है, अगर उसकी 100% तो 90% इसका निकाला है मैंने इस तरीके से, तो इसका 90% आ गया ये ए का। इसी तरीके से बी का निकालना है। अब बी का कैसे निकालेंगे, वही है 8 या 24, 2.4। अब सी का तो 1 ही है, तो ठीक है। अब हमें कराना है 120 काम, तीनों करेंगे, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 120 बटा 7, इसका आंसर आ गया 120 बटा 7। लेकिन यहाँ पे इसने दे रखा है तो इसे बदलना पड़ेगा हमें, तो इसे सोल्व करेंगे तो काटो 7 7 5 7 5 7 7 49, 17 7 7 14 बचा 1, 7 एकम 7 बटा 7 ये आएगा, मतलब 17 सही 1 बटा 7 आएगा। तो ये 16 वाला तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से एक आंसर है, बस 9 या 6 अप्रोक्सीमेशन हो जाए लगभग। तो 1/7 को आप मिनट में चेंज कर लो, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करना है, 7 9 जा 63, लगभग 9 के आसपास जा रहा है, लेकिन 6 के आसपास नहीं जा रहा, वो 6 के 7 6 जा 42 होता, तो इसके आसपास जा रहा है, तो यही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो वो अप्रोक्सीमेशन में अक्सर वो ऐसा कर देता है, ठीक है ना। उसने पूछा भी है यहाँ कि लगभग बताना है हमें, अप्रोक्सीमेट बताना है, अप्रोक्सीमेट लिया तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। P and Q together can fill tank in 7 hours. P alone can fill the same cistern in 56 hours. Then how many hours will Q alone? ठीक है, तो मैंने अभी बताया था, देखो P प्लस Q ये काम को कर रहे हैं कितने 7 आवर्स में, ठीक है। अब बता रहा है P अकेला भी काम कर रहा है 56 घंटे में, तो बताना Q कितने में करेगा। देखो टोटल वर्क निकालेंगे, 56 का पाड़ा पड़ो, 56 एकम 56, क्या 7 आ रहा है 56 में, 7 8 जा 56 आता है, तो यही हो गया 7 8 जा 56, 56 एकम 56, बस। इसका मतलब P एक काम करता है और P और Q 8 काम करते हैं। अगर P एक काम करता है और P और Q 8 काम करते हैं तो Q कितना काम करता है 7 का, P और Q 7, P और Q 8 कर रहे हैं, P प्लस Q 8 है, और हमारे पास P कितना कर रहा है 1 कर रहा है, तो Q ऑटोमेटिक 7 कर रहा है, तो बस उसी से कराना है, 56 टोटल काम कराना है, 7 से कराना है, 7 8 जा 56। इसका मतलब जो है Q जो है 8 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। द लिस्ट प्राइस मतलब समझ गए, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य सब एक ही है। एंड डिस्काउंट दे रखा है उन्हें 57% इज ऑफर्ड ऑन द लिस्ट प्राइस, वट एडिशनल डिस्काउंट परसेंटेज शुड बी गिवन ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस सो दैट द नेट सेलिंग प्राइस बिकम्स ये। वो कह रहा है कि 16,500 रुपये की कोई चीज़ है और उस पर 57% का डिस्काउंट दे दिया गया। अब वो कहता है कि नहीं भाई 57% नहीं, हमें वो वैल्यू इतनी करनी है, मतलब 1560 रुपये ही में बिकेगी वो। तो बताओ और कितना एडिशनल डिस्काउंट दिया जाना चाहिए कि वो 1560.9 रुपये में बिके। देखो साफ पता चल रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है, तो इसमें क्या है थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का भी सहारा ले सकते हैं हम। तो इसे कैसे करेंगे, देखो 16,500 रुपये थे, मार्क प्राइस क्या था, 16,500 रुपये मार्क प्राइस था। तो 16,500 रुपये मार्क प्राइस था, ठीक है, ये 16,500 रुपये मार्क प्राइस था। अब ये कहता है एक डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट दिया गया कोई परसेंट, 57% का यहाँ डिस्काउंट था। अगर कोई चीज़ 57% डिस्काउंट पे दी गई तो वो कितने परसेंट में दी गई, देखो 100% की अपने आप में कोई भी चीज़ 100% है, अगर 57% का डिस्काउंट कर दिया जाता है तो वो अपने आप में 43%, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, 57% डिस्काउंट हो गया मतलब 43%, मतलब 16,500 का 43% में वो चीज़ यहाँ पे आ गई वो। तो इसका 43% निकालेंगे हम, कितना निकलेगा, तो ये निकाल देंगे, तो ये करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4 5 जो 20, 3 5 जो 15, 5 और 3 6 जो 18, 3 7 जो 21, ये आ जाएगा 0907, ठीक है, 7,095 रुपये इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब इतने में वो 57% का डिस्काउंट देने के बाद इतने रुपए में वो बिकेगा, ठीक है, इतना तो हो गया। अब वो कह रहा है इस पे भी मुझे डिस्काउंट चाहिए और वो 1560.90 का बिकना चाहिए। तो ठीक है, अब कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, देखो करना तो पड़ेगा, ये 95 में घटा दो 1560.90 करेंगे तो क्या आएगा 01.4355, ठीक है। तो इतना डिस्काउंट देना है 5534.10 का, कितने पे, इतने पे, तो 7095 अपॉन 5534.10 इंटू 100, बस ये करना। अब देखो, अब तुम्हें देखना कितना कॉम्प्लेक्स है ये, अब आसानी से तो कटेगा नहीं, पहले आप देखोगे किससे कट रहा है ये, किससे कटेगा ये, ध्यान दोगे किस, ये 5 9 7 16 5, ये 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कटेगा, काटोगे तो अंदाजा लगाओ। देखो 7,000 के आसपास है, अगर मैं इस डिजिट को भी छुपा लूँ, इसको भी, तो 7 लगभग 7 7 जा 49, लगभग 7 गुने के आसपास है। अगर मैं 8 गुना करूँ तो 7 8 जा 56, 8 गुना करते ही ये 56 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये 80% तो नहीं है। ये बात तो समझ में आ गई, 80% नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। देखो साफ पता लग रहा है, इसमें ज़्यादा अंदाजा भी लगाने नहीं है, साफ पता चल रहा है कि 7 8 या 56 नहीं है, 56 नहीं है, 55 है, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। अब ये दोनों हो सकते हैं, पर एक बात बताओ 7 8 या 56, क्या ये बहुत ज़्यादा कम है 56 से? 56 से बहुत ज़्यादा कम नहीं है ये बहुत थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो और ये 74 तो हो नहीं सकता, अगर अंदाजा भी लगाओगे तो 7 8 जा ये लगभग चलेगा 7 7 जा 14, 7 8 जा 56 से थोड़ा सा कम, तो मतलब ये दो ऑप्शन है 74 78, तो इसका आंसर 78% ही होगा। अब इसे काट के देख लो तुम, चलो अगर काट के देखोगे तो यही आएगा। देखो अगर काटोगे तो पहले तो 5 से ही काटोगे, 5 से काटोगे तो क्या आएगा 1419, इसे काटोगे तो फिर क्या आएगा 20, ठीक है, 5 2 10, और इसे काटोगे तो फिर ये आ जाएगा तुम्हारा 18447, और ये आ जाएगा 473, इसे काटोगे तो आ जाएगा हमारा
इसे काटोगे, इससे भी काटोगे तो आएगा 39 इंटू 2, ये आएगा 78 सॉरी 78। अब देखो इसे करने के लिए आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले बारी में अटैम्प्ट करने का नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्योंकि पॉइंट है, कैलकुलेशन है, तो हम अंदाजे से आराम से कर सकते हैं सवाल को। 7 8 जा 56 नहीं हो रहा, ये दोनों नहीं गए, ये इन दोनों में से थोड़ा सा कम है, तो ये आंसर होगा। और ये 100% काम करता है, ठीक है ना। नहीं तो आप काट सकते हो, आसान है, काटना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब है, क्यूब दे रखा है, क्यूब तो क्यूब उसकी मेजरमेंट दे रखी है 79। तो क्यूब तो आपको पता है कि देखो जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड्स बराबर होती है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ठीक है। तो एक 3D फिगर है, क्यूब 3D फिगर है जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसमें बता रखा है टोटल सरफेस एरिया। तो 4-5 फॉर्मूले हैं बस क्यूब्स के याद करने हैं बस। एक तो होता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। इसका अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया याद करो क्या होता है 6a², ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस क्या होता है 4a², ठीक है। तो अब इस बात को समझो, वॉल्यूम मतलब है क्या, वॉल्यूम का मतलब है कि इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितना लिक्विड आ सकता है। अगर हम इसे फुल करें तो कितना इसमें लिक्विड आ सकता है, या फिर अगर हम इसे ठोस बनाएं तो इसमें कितना मेटल का इस्तेमाल होगा बनाने के लिए, तो ये वॉल्यूम होता है। अब सरफेस क्या होता है, सरफेस मतलब ये जो एरिया दे रखा है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। और कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ का, जो ये चारों तरफ का है इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो एक कर्व सरफेस एरिया 4a² हो गया, और ऊपर का ये और नीचे का ये 6a² हो गया। तो अगर टोटल कितनी फलक है इसके अंदर, देखो एक जो ये फलक है ना, ये वाली जो फलक है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, तुम्हें पता है ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है a², ठीक है। तो एक स्क्वायर a² इसका हो गया, और ऐसी कितनी सरफेसेस हैं, 6 सरफेसेस हैं, तो बस 6a² इसका टोटल हो गया। अगर मैं चारों सरफेस की बात करूं, चारों तरफ के, तो ये क्या होगा 4a²। ये समझाने के लिए था, देखो पता होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है वो ऊपर से खोल देता है, अगर ऊपर से खोल देगा तो कितना हो जाएंगे 5 सरफेसेस हो जाएंगे, एक तो सरफेस गायब हो जाएगा। कभी कभी क्या कहता है कि भाई हमें वो करने पेंट करना है, वो चारों दीवारों पर करना है और छत पे करना है, मुझे नीचे नहीं करना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हर सरफेस होता है, जो एक सरफेस होता है, जो इसका एक सरफेस होता है, उसका जो एरिया होता है वो a² होता है। अगर कोई भी सरफेस वो निकाल भी सकता है, ये जोड़ भी सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर वो कर्व्ड सरफेस एरिया भी हो सकता है, वो हो सकता है कि छत भी इंक्लूड कर दे। अगर मैं कहता हूँ चारों दीवार और छत पे मुझे पेंट करना है, तो आप क्या निकालोगे, कौन सा एरिया निकालोगे, तो हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब चार सरफेस तो वो 4a² प्लस एक सरफेस ऊपर की a², तो ये हो जाएगा 5a²। हमें पता होना चाहिए पूरा कंप्लीट, तभी क्वेश्चन हो सकता है सही से। तो हमें ये पता चल गया कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, सरफेस टोटल 6a² होंगे, और जो 4 सरफेसेस हैं वो 4a² होंगे। अगर छत और नीचे की छत इंक्लूड करें तो 5a², और नीचे का भी इंक्लूड कर दें फ्लोर भी, तो 6a² हो जाएगा। तो ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इसने सिंपल कहा है कि एज दे रखी है उसकी 79, और उसने पूछा का टोटल सरफेस एरिया। देखो 6a², सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और इनसे इसी पे आता है हमेशा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि वो कभी कभी क्या करता है, वो छड़ दे देता है, यहाँ पे एक स्टिक गेड़ देता है, ठीक है बस, ठीक है। फिलहाल आप ये देखो कि 6a² है, तो बस 6a² लगाना है हमें, तो 6 इंटू a 79 इंटू 79। अब इसे सोल्व करो, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये देखो 3 4 6 8 यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है, तो 9 9 जा 81, 1 6 जा 6, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी, यूनिट डिजिट आएगी 6, यूनिट डिजिट एक में ही 6 है, बस यही आंसर हो जाएगा। देखो यूनिट डिजिट हमेशा काम नहीं आती,
लेकिन अक्सर क्या होता है, जो कैलकुलेटिव सवाल होते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल ना किया गया हो, उसमें यूज़ हो सकती है। तो आप थोड़ा सा देख ले करो। और ये तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन गुणा करनी पड़ती है तो टाइम लगता, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो एक और चीज़ याद रखो, अगर इसमें डायगोनल जो अगर कोई छड़ इसमें फेंक दे, ऐसे घुसेड़ दे, मतलब लॉन्गेस्ट पॉसिबल स्टिक जो इसमें रखी जा सकती है वो √3a होती है। ठीक है, बस इसी से क्वेश्चन आएगा, और कोई क्वेश्चन नहीं आता इससे। अगला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर ओपन एट द टॉप इज 26 सेंटीमीटर। ओपन एट द टॉप, देखो मैंने बताया था ना, तुम्हें पता होना चाहिए हमें कि कौन सी सरफेस का इस्तेमाल किया गया है या कौन सी का नहीं किया गया है, कौन सी एक्सक्लूड की गई है, कौन सी इंक्लूड की गई है। तो ठीक है ना, तो इसमें क्या रखा है, एंड इट्स इंटरनल डायमीटर दे दी उन्होंने 9 सेंटीमीटर, व्हाट इट्स इंटरनल सरफेस, ठीक है ना, इंटरनल सरफेस एरिया पूछ रखा उसने इन सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट टू 1 डेसिमल। अब करेक्ट टू 1 डेसिमल आ गया, तो इसमें इसका मतलब पाई का इस्तेमाल तो हम नहीं कर सकते, मल्टीपल ऑफ 11 देख लेते थे, तो उसका तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसमें क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो सिलेंडर जो है वो ओपन है। देखो इस तरीके से है कुछ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये इस तरह का होता है जो सिलेंडर है ना, जो सिलेंडर होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो डायरेक्टली देख लो, जो वॉल्यूम होता है, एक तो वॉल्यूम होता है, क्या होता है, πr²h। अब πr² कैसे h होता है, πr² h होता है, याद कर लो। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो जो सर्कल होता है ना हमारा, जो सर्कल होता है उसका एरिया होता है πr²। ठीक है ना, अब ये सर्कल है, एक सर्कल, दूसरा सर्कल इसके ऊपर रख दिया, तीसरा सर्कल इसके ऊपर रख दिया, तो ऐसे कर करके एक हाइट भी इंक्लूड हो जाती है इसमें। जब हाइट इंक्लूड हो जाती है तो इसका एरिया हो जाता है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो जाता है πr²h। तो जो सर्कल से मिलकर बना है, बहुत सारे सर्कल्स मिलकर एक हाइट ले लेते हैं तो वो πr²h हो जाता है। ठीक है, तो ये सर्कल से ही बना है बेसिकली। तो ये तो हो गया वॉल्यूम जो इससे बना है। ठीक है ना, अब एक होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी मैंने बताया था जो कर्व्ड सरफेस होता है वो होता है चारों तरफ का, जो ये वाला हिस्सा है जो कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है ना, ये वाला देखो, तो ये जो चारों तरफ का होता है ये कर्व्ड सरफेस होता है, ये होता है 2πrh। ये कैसे बना है, सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr होती है, अब उसमें हाइट इंक्लूड हो गई। बस जो सर्कल की ये सरकमफ्रेंस होती है, ये सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की, ये सरकमफ्रेंस होती है, इसे कहते हैं 2πr, और इसी में हाइट इंक्लूड हो गई तो 2πrh हो गया। बस मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार यूज़ करता है उस चीज़ को। ठीक है ना, तो 2πrh होगी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, तो ये क्या होता है 2πr+h। अब इसमें क्या क्या यूज़ किया गया, इसमें सारी चीज़ का इस्तेमाल कर लिया गया है। देखो ऊपर का सरफेस हो गया πr², ये वाला जो है ना πr², इसका एरिया πr², और ये जो इस तरीके से होता है ये गोल, इसका क्या होता है, ये होता है 2πrh। तो वो किसी भी चीज़ को हटा सकता है, किसी भी चीज़ को जोड़ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। अब इस वाले केस में क्या किया गया है, इसने बताया है कि वो जो सिलेंडर है ना ऊपर से खोल दिया है। अब ऊपर से खोल दिया तो हमारे पास कोई फॉर्मूला थोड़ा ना, हमें वॉल्यूम याद होता है या कर्व्ड सरफेस एरिया याद होता है। तो हमें क्या करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो इंक्लूड होगा इसमें, ये वाला हिस्सा तो इंक्लूड होगा, तो 2πrh तो आएगा प्लस क्या आएगा, ये नीचे वाला जो सरफेस आएगा, ये वाला तो हमने हटा दिया ना, तो ये वाला तो हम इसमें है नहीं, तो ये वाला है, तो ये क्या होता है πr²। तो इसमें ये वाली चीज़ का इस्तेमाल होगा πr² + 2πrh। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल होगा। तो ये समझाने के लिए था, तो अब मैंने तुम्हें बता दिया कि इसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, और वो क्यों होगा, किस लिए होगा, ये भी बता दिया। तो इसमें क्या कह रखा है कि ओपन है, ऊपर से ओपन कर दिया गया है, और बताना है इसका इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। अब इंटरनल है क्योंकि इंटरनल दे रखा है, तो एक्सटर्नल का कोई हिसाब नहीं है, तो इंटरनली हमें बताना होगा। तो हम क्या करेंगे, πr², मैंने बताया अभी तुम्हें कैसे, 2πrh, ये कर्व्ड सरफेस एरिया और ये नीचे का एरिया, इन्हें दोनों को जोड़ना है बस। अब πr कॉमन ले लो, इसमें πr कॉमन लेंगे तो r+2h बचेगा। अब इसे सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि उसने वो भी नहीं दिया है तो पाई का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हम, तो बस सिंपल लगाना 22/7 इंटू रेडियस कितना 9/2, डायमीटर दे रखा है, ध्यान रखा करो डायमीटर रेडियस में वो गड़बड़ करता है बहुत बार। 9/2 + 2 × 26
ठीक है। इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा, 22/7 इंटू 9/2 इंटू 113/26, 113/2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा 7/72। अगर देखो अब इसे पूरे तरीके से सोल्व करोगे, यहाँ पे भी देखो अप्रोक्सीमेशन है, तो इसे पूरी तरीके से सोल्व करोगे। देखो अगर मैं इसे सोल्व करूँ 7, इसे नहीं, अब पूरा ही सोल्व कर लो यार, फिर तुम कहोगे कि इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है ना। अब 7 2 14 को भाग देना किसका, 139, तो ये हो जाएगा हमारा 11187 को भाग देना है, ठीक है। अगर हम भाग देंगे इससे तो यहाँ पर कर लेते हैं, इसे करना तो पड़ेगा ये, 11187 करोगे तो 14 से या 7 जा 98 बचेगा, 1 13 8 यह जगह 9 जा 126 127 यहाँ आ जाएगा, 9 जा पॉइंट करके 126 10 बचेगा, तो 799 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता दिया मैंने तुम्हें, याद रखना ये पाई आर स्क्वायर होता है, ये 2 पाई आर एच होता है, वो किसी को भी नीचे से खोल सकता है ऊपर से खोल सकता है, ठीक है ना, पाइप बना सकता है, तो देख लेना। अगला क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ सर्टेन नंबर इज एडेड टू द 360 द रिजल्टेंट नंबर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, व्हाट इज द 40% ऑफ द नंबर। मैंने बताया था कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी नंबर बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अब ये कह रहा है कि कोई भी नंबर है सर्टेन नंबर, 20% ऑफ द सर्टेन नंबर इज एडेड टू द 360 और वो वही बन जाता है। मतलब एक नंबर है उसमें 20% जोड़ा गया, 20% में 360 जोड़ा गया और वो नंबर अपने आप फिर से 100% बन गया। ऐसे कर लो, 20% 360 100, तो ऐसे निकाल लो। इसे इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, इसे इधर भेज देंगे तो यह आएगा 80% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 360, 40% की वैल्यू आ जाएगी हमारी, 40% की पूछी है 180, तो इसका आंसर हो जाएगा 180। अब देखो ऐसे करोगे टाइम लगेगा लिखने में। देखो बस एक बात याद रखो कि 20% जोड़ने पे 20% और 360 मिलके 100% बना रहा है, 20% तो है 360 जोड़ रहा है, इसका मतलब 360 80% की वैल्यू है, तभी वो 100% बन रहा है मिलने के। मतलब बस समझ में आ गया, 360 80% की वैल्यू है, मुझे 40% की निकालनी है, 40% मतलब इसका आधा, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट पेएबल ऑन सम ऑफ 3700 आफ्टर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर इफ द इंटरेस्ट इट कंपाउंड एनुअली। सीआई का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो एसआई जो होता है सिंपल है, एसआई क्या है, PRT/100 बस, ठीक है। लेकिन सीआई आसान नहीं है। सीआई क्या है कि सीआई में आसान नहीं, मतलब सीआई में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। मतलब क्या होता है कि एसआई में रेट हमेशा सेम रहता है। मतलब मैं समझाता हूँ, एसआई जो होता है ना, देखो एक एसआई है सीआई है, कंपेयर करके बताता हूँ। देखो अगर मैं कहता हूँ एसआई है और वो 10% का एसआई है, ठीक है ना, मतलब रेट है 10%, 10% मतलब 100 रुपये पे 10 रुपये दिए जाएंगे, 10% है। और मैंने माना एसआई भी 10% है, रेट मान लिया सेम है। अब मैं मान लिया ये 3 सालों के लिए है और ये भी 3 सालों के लिए है, तो और ये प्रिंसिपल है 1000, मान ले इसका भी 1000 है। अब बात करते हैं हम, पहले साल जो एसआई होगा ना 100 रहेगा, क्योंकि एसआई जो है पहले साल 10%, 1000 का 10% 100, फिर दूसरा साल आएगा, दूसरे साल भी 100 ही रहेगा, तीसरा साल आएगा, तीसरे साल भी 100 रहेगा, क्योंकि एसआई में रेट कभी नहीं बदलती, वो सेम चलती है, ठीक है। लेकिन सीआई की बात कहूँ तो पहले साल तो वो 10 ही रहेगा, क्योंकि पहले साल कोई ब्याज नहीं था। लेकिन दूसरे साल क्या होगा कि वो 10% तो आएगा, लेकिन ये जो ब्याज है इस ब्याज पे भी 10% लग जाएगा। 10% का 1% क्या होगा, 10 का 10% क्या होगा 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11। अब फिर तीसरा साल आएगा तो तीसरे साल क्या होगा, इस पे लगेगा,
10% इसका 10 तो होगा ही होगा, लेकिन इस 11 पे भी 10% लग जाएगा, तो 11 का 10% निकालोगे 1.1। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है सीआई। ठीक है, और ऐसा ही सिंपल चलता है, सिंपल इंटरेस्ट नाम से ये सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग होती है इसमें, ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में कहता है वो कि 2 साल का है और बताओ कि हमारा 10% के हिसाब से। देखो सिंपल, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दो इसके करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिंपल सीधा ये पूछ रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो सीधा लगाओ, पहले तो रेट निकाल लो। रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 10 प्लस 10 प्लस 2 साल के लिए 10 इंटू 10/100। पहला तरीका, ये देखना पड़ेगा रेट के हिसाब से तरीके चेंज होते हैं। एसआई के सीआई के तरीके रेट के हिसाब से चेंज होते हैं। अगर छोटी रेट है तो हमेशा हम ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अगर बड़ी रेट है, सिंपल रेट है, मतलब अगर मैं बताता हूँ, देखो जैसे एससीआई है, अगर रेट है 4%, ठीक है, अब तो 4% के लिए तुम्हें लगाना है, तो 4% के लिए हमेशा फॉर्मूला यूज़ करो। 4% के लिए 2 साल के लिए 4 + 4 + 4 इंटू 4/100, ये फॉर्मूला यूज़ करना है तुम्हें। ठीक है, हमेशा। ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 पॉइंट 4 चक 16, तो ये हो जाएगा 8.16। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता कि रेट है 20%, अब 20% के लिए इसे यूज़ कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ये वाला भी केस है, लेकिन इसमें क्या है कि 20% के लिए आसान रहता है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड जब भी रेट सिंपल हो, 20%, 40%, 60%, 70%, जिसकी हमें फ्रैक्शन पता है, परसेंटेज की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए हमें, तो हमारे डीएसएसबी में ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। जैसे 20% है तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। फ्रैक्शन में बदलने के लिए, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। बस 20% को 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/5, तो ये होगी फ्रैक्शन में। मतलब इससे समझना है, ये अगर प्रिंसिपल है तो ये इसका ब्याज है। ठीक है, तो अगर मैं फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं 5 से 6, पहले साल 5 थी वैल्यू, 1 बढ़ गई 6 हो गई, दूसरे साल 5 से 6, बस 5 5 जो 25, 6 6 36। इसका मतलब साफ है कि वो 25 से ये होगा प्रिंसिपल सीआई के, और ये होगा हमारा अमाउंट, नॉट सीआई। अगर इनके बीच का होगा ये होगा सीआई। ठीक है, सीआई कितना होगा 11। ठीक है, बस इसे मैं तुम्हें समझाने के लिए था, लेकिन इसमें बस कुछ नहीं करना, 10 और 10 20 और 10 10 21%। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका 3700 का 21% निकालना है, सवाल ख़त्म हो जाएगा। अब 3700 इंटू 21% निकालेंगे हम, 21/100, और इसमें क्या करेंगे 3700 जोड़ देंगे, क्योंकि उसने अमाउंट पूछा है। ठीक है ना, उसने पूछा है कि कितने रुपए बन जाएंगे, वो अमाउंट क्या हो जाएगा, कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो ऐसे निकाल लेंगे। अब देखो, अब इसके 37 को 21 से गुणा करोगे, यहाँ पे क्या है कि लास्ट यूनिट अलग नहीं है, इसकी सेम है, इसकी भी सेम है, तो देखो हम लास्ट 2 डिजिट से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें पता है कि 100% तो होगा 21% हो रहा जाएगा, तो ये टोटल 121% मिलेगा हमें। अमाउंट जो होगा 121% आया ना, इसका मतलब ये है कि अगर 100% ब्याज है, रेट 21 है, तो 121 अमाउंट होगा। और सीआई कितना होगा, सीआई होगा 21% ऑफ 3700, तो हमें बस 121% निकालना है 37 का। तो बस अब मुझे पता है 2 यूनिट लगा, तो 2 से निकाल लो, 1 7 जा 1, 1 3 जा 3, 2 7 जा 14, 2 6 7, तो ये आएगा 7 7। लास्ट की 2 डिजिट 7 7 है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। 2 डिजिट से भी आंसर आ सकता है, अक्सर वो यूनिट डिजिट सेम दे देता है। आप 2 डिजिट से कर लो, लास्ट की 2 डिजिट की गुणा लास्ट की 2 डिजिट देती हैं, हम 2 डिजिट से भी निकाल सकते हैं, पूरा हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो हमें पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, हम लास्ट की 2 डिजिट से भी सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको ये क्वेश्चन आया, क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन आया
तुरंत क्या करना, 10% रेट है, 2 साल का है, 2 ईयर का है, ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा है उनने 3700। सिंपल क्या करना, 10% रेट है, हम क्या करेंगे 10 + 10 + 10 × 10/100, 21% आएगा। इसका मतलब है 3700 का 121% निकालना है बस। अब 37 को 21 से गुणा करते ही हमारे सामने आ जाएगी लास्ट डिजिट 77। इसका मतलब आंसर आ जाएगा हमारा जो लास्ट में 77 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 334 एंड 347 बोथ नंबर इंक्लूडेड इज ऑप्शन। मतलब ये कह रहा है कि कितने नंबर हैं इनके बीच में और इन्हें भी इंक्लूड करके जो कि प्राइम होंगे। जो प्राइम नंबर है ना, इसे पता लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमें वो तरीका यूज़ करना है जो हमें जल्दी करके दे। अब देखो, पहली बात तो मैं ये समझना होगा प्राइम नंबर होता क्या है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर एक होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक होता है प्राइम, एक होता है कंपोजिट। अब कोई भी एक नंबर है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 0 1 2 3 4 5 6, और ऐसे कर करके मैं इन्फिनाइट तक लिख सकता हूँ। अब क्या है कि इन्हें कैटेगराइज कर दिया कि 0 को वोल नंबर कहते हैं, इसे इन सबको नेचुरल नंबर कहते हैं, और ये ऐसे करके। तो ऐसे ही प्राइम नंबर को कैरेक्टराइज किया गया है। देखो प्राइम नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर हर वो नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हों, बस जिसके 2 फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा नहीं 2 से कम नहीं, वो प्राइम है। कंपोजिट जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों। अब मोर देन 2 का मतलब क्या है? मोर देन 2 फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर समझना पड़ेगा पहले तो। फैक्टर देखो क्या होता है, यहाँ बताता हूँ। किसी भी चीज़ का फैक्टर का मतलब है एक नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करता हो। जैसे मैं कहता हूँ कि 20 है, अब मैं कहता हूँ इसके फैक्टर कितने होंगे, तो 20 के फैक्टर क्या होंगे? एक तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ठीक है, कुछ तो हम अंदाज़ा लगाते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने सिखाऊंगा बाद में, ठीक है ना। यहाँ पे हमें देखना है कि फैक्टर कहते किसे हैं। फैक्टर कहते हैं जिसे 2 इसका फैक्टर है, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। 4 इसका फैक्टर है। अब 2 4 के बाद कौन सा इसका फैक्टर है? 10 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर हैं इसके। अब सारे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम और तब निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अभी पता होना चाहिए हमें फैक्टर कहते किसे, ठीक है। मतलब जो नंबर उसे डिवाइड करें वो इसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब हमें प्राइम नंबर तो पता चल गया, इसका मतलब 2 फैक्टर हो। जैसे मैं अभी कुछ प्राइम नंबर आपके सामने लिखता हूँ, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, हाँ है। 1 एक प्राइम नंबर है, नहीं। क्यों? 1 का तो फैक्टर 1 ही है, दूसरा फैक्टर कहाँ है इसका? नहीं है। तो ना तो 1 प्राइम हुआ ना कंपोजिट हुआ, तो 1 नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। शुरुआत होती है 2 से। 2 जो होता है पहला प्राइम नंबर होता है और इवन प्राइम नंबर होता है। इवन प्राइम थोड़ा सा पता कर लो, इवन प्राइम एकमात्र इवन प्राइम है। इसके बाद कोई भी नंबर जो आएगा वो 2 से नहीं कटेगा, जो भी 2 से कटेगा वो ऑटोमेटिक ही कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है ना, और 1 से कटेगा। तो कुल मिलाकर 2 ही फैक्टर होने चाहिए। तो जो भी इवन नंबर 2 के बाद आएगा पूरी सीरीज में, ऐसा कोई 2 के अलावा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम भी हो, ठीक है ना। तो 2 3, अब देखो इसके बाद कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा। 3 4 है, नहीं, 2 से कट रहा है, वो 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो 4 नहीं हो सकता। 5 7 9 है, नहीं, 3 से कट रहा है 9, 9 से कट रहा है 9, 1 से कट रहा है 9। तो वो कुल मिला के ये भी समझ सकते हैं 2 फैक्टर ना याद रखें, ये याद रखो नंबर सिर्फ अपने आप से ही कटना चाहिए बस, और किसी से नहीं कटना चाहिए, मतलब डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 7 अपने आप से डिवाइड होता है बस, और किससे नहीं होता? 1 से होता है, हाँ ठीक है, इसलिए हम 2 फैक्टर कहते हैं। लेकिन एक तो सभी को कर रहा है, तो एक को ना सोचो, तो बस ये सोचो कि जो अपने आप से डिवाइड हो। 7 9 अपने आप से डिवाइड नहीं, 3 से भी हो जाता है, 9 नहीं होगा, फिर क्या 11 होगा? हाँ होगा। 13 होगा? होगा। 17 होगा? होगा। ऐसे ही कर करके हम लिख सकते हैं। कुछ प्राइम नंबर याद होने चाहिए, मैं लिख देता हूँ। 19 होगा? 21 होगा? नहीं। 22 23 होगा? 24 25
24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 होगा, 31 होगा, 33 होगा, नहीं 37 होगा, और फिर 39 होगा, नहीं 3 से कट जाएगा, और फिर 40, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा। ठीक है, अब मैंने 50 तक लिखे हैं आपके, ये 50 तक प्राइम में, 50 तक 15 प्राइम होते हैं, डायरेक्टली वो यूज़ कर लेता है बहुत बार कि हाउ मेनी नंबर्स आर प्राइम बिटवीन 1 to 50। ठीक है ना, वो पूछ लेता है कि 15 नंबर होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो हमें अभी क्वेश्चन तो यही है, मैंने आपको बताया प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, और हम प्राइम को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी यही है क्वेश्चन कि प्राइम को फाइंड करना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में करे हुए तो टाइम लग सकता है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका, देखो मैंने आपको बता दिया कि जो भी 2 से डिवाइड हो गया वो प्राइम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले चीज़ तो हम यही करेंगे। देखो ये नंबर लिख लेते हैं हम, जैसे मैं 334 से और 347, 334 334 334 से 337 347 347 है ना। ठीक है, ये देखने हैं हम, देखो 334 334 335 336 337। मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें एलिमिनेट करना है, हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। 338 बस समझ लो एक बार, 339 340 341 342 343 344 345 346 347। ठीक है, अब हमें ये देखना है कौन सा प्राइम नहीं है, ये तो बताना कितने प्राइम होगा। देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में जो संख्या 2 से कट रही है 2 से कटेगी। 5 है लास्ट में तो 5 से कटेगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा नहीं पता, लास्ट में 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम 2 और 5 से एलिमिनेट करेंगे, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये 3 से कट रहा है, लास्ट 3 3 3। सम ऑफ नंबर जो अगर 3 से कटता है वो 3 से कटता है। अगर नंबर ऑफ डिजिट का सम किसी भी नंबर का अगर 3 से कट रहा है या 9 से कट रहा है वो 3 या 9 से कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता नहीं, लास्ट में 0 हो गया 5 से कटेगा, ये हो सकता नहीं पता, होल्ड पे रखेंगे, ये भी नहीं हो सकता। 343 ये हो सकता है, नहीं पता, अभी नहीं पता, ये हो सकता है नहीं पता, ये हो सकता है नहीं पता है हमें। 5 है, हो सकता है नहीं हो सकता, 5 है लास्ट में, 2 4 है लास्ट में, 2 से कट रहा है 5 से कट रहा है, ये हो सकता है नहीं कट रहा, ये हो सकता है नहीं पता, 7 है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें पता ही चल गया कि बस एक तो ये नंबर होल्ड पे है 337, 334 भी कट रहा है, तो 337 एक नंबर, तो ये 341 एक नंबर, ये 343 एक नंबर, ये और 347। बस ये 4 नंबर है जिन्हें हमें चेक करना था एग्जाम में, अब इन्हें चेक करना है। अब ये 343 है, 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब मतलब 7 × 7 × 7, ये तो 7 से भी कटेगा, 49 से भी कटेगा, 343 से, तो ये तो नंबर है नहीं, ये प्राइम नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत सारे नंबरों से कट रहा है, तो ये प्राइम नहीं हो सकता। अब इसकी बात करते हैं, आपको 11 की डिविजिबिलिटी पता होगी कि जो ओड नंबर ऑफ डिजिट्स का सम हो जो होता है ना, और जो इवन नंबर ऑफ डिजिट का सम होता है, अगर वो 11 से डिवाइड हो या 0 तो वो नहीं होता। अब देखो वो अगर देखो 1 और 3, 3 और 1 4 और ये 4 है, तो इसका मतलब 4 - 4 आ गया 0, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 11 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, अब रह गए ये और ये। यहाँ पता चल रहा है ये ना तो 3 से डिविजिबल हो रहा है ना, तो अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखें हम, देखो 3 5 2 4, हमारे 2 ही नंबर बच रहे हैं, तो 3 तो आंसर नहीं हो सकता, हमारे 2 ही नंबर बच रहे हैं, 5 भी आंसर नहीं हो सकता, हमारे 2 ही नंबर बच रहे हैं, 4 भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर तो 2 है, आसान से निकाल सकते हैं हम, 2 होगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर ही चेक करने थे और हमें पता लग जाता कि ये नंबर है। अब देखो पर समस्या क्या है कि अब बहुत बार क्या होता है नई ऑप्शन से ये तो हो गया, अब हमें ये पता लगाना है, हम पेपर में ये लिखते, ये 4 नंबर लिखते और ये चेक करते ये वाले 2, बस 337 और 347। प्राइम नंबर को चेक करने का कोई भी और तरीका नहीं है, केवल ये तरीका है कि जो भी नंबर है, ये जैसे ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट करा, और जो इसके पास का स्क्वायर रूट है, जैसे 343 है, 3437 के आसपास का स्क्वायर रूट क्या है 324, जो कि होता है 18 का। तो 18 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, 18 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, 2 जैसे हो गया, 2 से तो कट ही नहीं रखा है, 3 5 7
11, 13, 17, इन सब से चेक करके देखना पड़ेगा इस नंबर को कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा। अगर ये कट रहा होगा तो ये प्राइम नहीं होगा, अगर ये किसी से भी नहीं कटा तो प्राइम नंबर होगा, अगर ये कट गया तो प्राइम नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर किसी से नहीं कटता, और तो और प्राइम नंबर से भी नहीं कटता, वो अपने आप से कटता है सिर्फ। तो ये इस तरीके से चेक करेंगे और इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 7। अब इसने कहा मल्टीपल ऑफ 7 एवरेज। एपी आपको एवरेज अभी बताया था मैंने, सम ऑफ डिजिट सम अपॉन नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई एपी है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोजेक्शन, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 समझ लो, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे, मतलब एपी कहते हैं अर्थमेटिक प्रोजेक्शन, मतलब उतना ही नंबर बढ़ रहा है। जैसे इसके बीच का भी डिफरेंस 2 है, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी, मतलब 2 2 से बढ़ रहा है। तो जब भी कोई एपी होती है ना, जब भी कोई भी एपी हो, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोजेक्शन, मतलब अगर वो ये भी कह सकता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कह सकता है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 फर्स्ट नेचुरल नंबर कह सकता है, ये भी एक एपी है, एक एक के डिफरेंस पे। इवन नंबर कह सकता है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कह सकता है। ओड नंबर कह सकता है 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे कह सकता है वो, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11। ठीक है, तो कंटिन्यूस ओड नंबर, कंटिन्यूस इवन नंबर, या फिर जिनके बीच में कोई भी सीरीज जिसके बीच में डिफरेंस सेम हो, जैसे 20, 40, 60, 20, 40, 60, 80 इस तरीके से। अब इसी तरीके से उनने ये कहा मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब क्या है कि 7, 14, 7 जो 40, 7 जो 21, 7 4 जो 28, 7 5 जो 35, 7 6 जो 42, 7 7 जो 49, 7 8 जो 56, 7 9 जो 63। तो 7 7 के डिफरेंस पे देखो, 7 7 7 7 7 7 7 7। अब क्या है, एवरेज ऑफ 13 मल्टीपल ऑफ 7 निकालना। अब क्या है एवरेज का फॉर्मूला, तो ये कहता है कि सबको जोड़ो और नंबर ऑफ जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड करो। क्या ये तरीका यहाँ लगाएंगे? नहीं। देखो, क्योंकि हमें ये बात पता है, हम ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी एपी हो जो उसका एवरेज होता है ना, किसी भी एपी का जो एवरेज होता है वो उसका मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म हमेशा याद रखना। किसी भी एपी को अगर हमें एवरेज निकालना है, उसका मिडिल टर्म हमें मिल गया, वही उसका एवरेज है। अगर मैं इस बात की कहूँ कि इसमें कौन सा उसका एवरेज होगा, 1 2 3, ये तो 6 नंबर है, 7। अगर मैं कहूँ इसमें इसका एवरेज क्या होगा, तो 3 नंबर इधर छोड़ दो, 3 नंबर, ये मिडिल टर्म इसका एवरेज होगा, मिडिल टर्म इसका एवरेज होगा। तो यही देखो, 7 6 13, 13 5 18, 4 22, 22 और 3 25, 27 1 28 ऐसे करोगे तो 7 नंबर 7 चौक 28, तो 28 बटे 7 करोगे तो ये 4 ही आएगा। तो इसका मतलब मिडिल टर्म इसका एवरेज हो गया। अब देखो यहाँ तो लिखा है कि हमें पता चल गया कि मिडिल टर्म ऐसा 100 टर्म हो सकती है, 200 टर्म हो सकती है, तो मिडिल टर्म फाइंड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, बस सिंपल है। अगर किसी भी एपी का अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए है, लास्ट टर्म है एल, ये फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, ये लास्ट टर्म को डिनोट करता है। ठीक है, अगर किसी भी एपी का हमारे पास किसी भी ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस सेम हो, नेचुरल नंबर की सीरीज या ओड नंबर की सीरीज या इवन नंबर की सीरीज, अगर उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है या लास्ट टर्म है, तो हमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 करना, उससे हमारा मिडिल टर्म आ जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। बस ये तो था कंसेप्ट इसके पीछे। अब इसे कैसे लगाएंगे, देखो 7 मल्टीपल है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, 7 7 7, हमें ये भी देखने की जरूरत नहीं है, हम ये भी पता लगा सकते हैं फर्स्ट टर्म 7 होगा। ठीक है, उन्होंने कहा फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 7, लास्ट टर्म क्या, लास्ट क्या होगा, 7 का मल्टीपल कौन सा, 13, 13 7 या 91, तो लास्ट टर्म 91 हो गया, फर्स्ट टर्म 7 हो गया। ठीक है, तो 91 प्लस 7 बटे 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो अब लास्ट टर्म निकाला 39 70, इसे भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है बस, क्योंकि मुझे पता है मल्टीपल ऑफ 7 है तो 7 कॉमन ले लिया,
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे कर करके 13 तक जानी है। हमें 7 का मल्टीपल लेना, बाहर 7 रखना है, बस 7 रख लिया। 7 का मल्टीपल 7 1 जा 7, ये तो हो गई। अगर मैं यहाँ 7 कॉमन ले लूँ, क्योंकि सभी 7 के मल्टीपल है तो 7 कॉमन आ गया, 1 2 3 4 बचेगा अंदर। अब 1 2 3 4 का तो हमें पता है कि कितना आसान होता है निकालना, कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 7 13 प्लस 1/2, बस लास्ट टर्म 13 हो गई, और पहली टर्म 14/2 मतलब 7। 7 यहाँ से आ जाएगा, 7 यहाँ से, 7 समझे 49, बस समझे। बस इस क्वेश्चन को देखते ही पेपर में कुछ नहीं करना, बता 7 लिखा, 7 के मल्टीपल है 13, 13 मल्टीपल है मतलब पहला प्लस 13 टर्म होंगी बटा 2, बस सवाल सोल्व। 49 इसका आंसर हो गया। अब एपी जो है इस पे क्वेश्चंस जो है ये तो ऐसे निकालना है, किसी भी अगर कॉन्जिक्यूटिव सीरीज आ जाए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो या एपी हो, उसका एवरेज हमेशा ऐसे निकालेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं याद रख लो, ये बार बार पूछे जाते हैं हमारे, तो कुछ फॉर्मूले याद रख लो। जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ फॉर्मूले, 1 मिनट, कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ, इन्हें याद रख लो, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं जिसने लिख लो आप, ये हमेशा पूछे जाते हैं। और ये देखो, अगर किसी भी एपी का ना, अगर हमें एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ एनी एपी, तो उसका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, बस एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला है, हम बहुत बार सम ऑफ सीरीज पूछ लेता है, सम ऑफ एपी याद रख लो। तो सम ऑफ क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमेशा यूज़ होता है। मतलब अगर सम निकालना हो, आगे बताऊंगा कि सम कैसे निकालते हैं अच्छे से, इससे भी आसान तरीके हैं, लेकिन ये याद कर लो, बस ये याद कर लो। मेन तो यही फॉर्मूला है कि इसे याद रखना है कि अगर किसी भी आ जाए तो इस तरीके का, इसका फॉर्मूले का यूज़ करना आना चाहिए हमें। 18 क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेकेंड विल ए बॉय टेक टू रन 1 कंप्लीट राउंड अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ 80 मीटर्स। 80 मीटर्स का एक, ठीक है ना, इफ़ ही रन्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब वही ये 6 किलोमीटर है, तो हमें बताना है कि कितनी देर में वो चक्कर काट लेगा। देखो डिस्टेंस, जो टाइम पूछ रहा है इसमें, क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है हमें सेकंड्स, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम कैसे निकालते हैं, तो टाइम क्या होता है, देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम को यहाँ भेज दो, स्पीड यहाँ आ जाएगी। तो टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। बस सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ होगा ये वाला, ठीक है। तो टाइम निकालना है तो मतलब टाइम टी इक्वल टू निकालना है, क्या निकालना है, पहले तो इसमें डिस्टेंस ही निकालनी पड़ेगी। स्क्वायर के आसपास घूम रहा है वो, एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो स्क्वायर तो आपको पता है, ये स्क्वायर क्या होता है, देखो ये होता है स्क्वायर, ठीक है, जिसकी जो 4 साइड होती हैं, 4 साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती है। इसका जो एरिया होता है, मैंने बताया था पीछे भी, ए स्क्वायर इसका एरिया होता है, और इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है, ठीक है। अब बात यह है कि पेरीमीटर किसे कहते हैं, देखो पेरीमीटर होता है जो ये वाला जो हिस्सा, ये देखो चारों तरफ में ये जो बना रहा हूँ ना, ये पेरीमीटर होता है। लेकिन अगर एरिया की बात करूँ तो ये वाला जो एरिया है, जो ये एरिया है, ये इसका एरिया है, ठीक है ना। तो इसमें दो ही चीज़ें, एरिया और पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब चारों तरफ का चक्कर, यहाँ पे वही चीज़ यूज़ हो रही है। ये यही बात कर रहा है कि वो स्क्वायर है, 1 कंप्लीट राउंड अराउंड ए स्क्वायर ऑफ फील्ड ऑफ 80 मीटर, 80 मीटर उसकी है, तो 80 इंटू 4, तो ये हो गया 32, 320 अपॉन 6, ये मीटर्स में आया, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें मीटर पर सेकंड में ही करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में करना हो तो गुणा करते हैं हम 5/18 से,
ठीक है। तो 5/18 से गुणा करना है किलोमीटर प्रति घंटे को, तो 6 × 5/18, तो 6 3 जा 18, तो 5/3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32 दूनी 64 इंटू 3 चौक 12, तो 3 6 18, 192 मिनट में वो उस चक्कर को, उसके एक चक्कर को पूरा कर लेगा 192 सेकंड्स में। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, इसका बहुत यूज़ होता है 5/18 का। ठीक है ना, याद कैसे करना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, ठीक है ना, बड़ी इकाई है, और मीटर छोटी है। तो अगर छोटी में कन्वर्ट करना है तो हमेशा 5 छोटा है ना, 5/18 से गुणा करना है। ठीक है, अगर मीटर से किलोमीटर में करना है, क्या करना है, किलोमीटर में करना है, तो 18 बड़ा है तो बाई 5 से गुणा करना है बस। ठीक है, नेक्स्ट, A and B start moving at a speed of same time towards each other from points X and Y respectively. After meeting on the way, A and B took 93.6 hours and P hours respectively to reach Y and X. If the speed of B is 50% more than A, then find the value of P. P की वैल्यू निकालें। इसमें क्या है कि देखो, टाइम एंड डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, बस सीधा सीधा याद रखो ये वाली चीज़। तो देखो, ये हो गई ये एक डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है। इसमें सीधा फॉर्मूले पे यही क्वेश्चन आता है, इसमें समझने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हमें ये याद रखना है कि कौन कितनी डिस्टेंस कितनी स्पीड से चल रहा है और कौन कितने घंटे में चल रहा है, और इसका एक फॉर्मूला है, वो याद है। उस फॉर्मूले के बिना नई बात बनेगी, आपको याद करना पड़ेगा। देखो क्या करना होता है, यहाँ से A निकलता है, हमेशा ऐसे ही होता है, यहाँ से B निकलता है, ये यहाँ पे जाता है और यहाँ पे कहीं मिलता है, ये भी आता है, ये भी यहाँ मिलता है। ठीक है, हमेशा ये आपस में मिलते हैं, उसके बाद का टाइम बता रखा होता है कि इसे मिलने के बाद ये इधर निकल जाता है और इसे मिलने के बाद ये इधर निकल जाता है। समझ रहे हो, मतलब A इधर गया, B इधर आया, आपस में मिले, B को टाइम कुछ लगता है, A को टाइम कुछ इधर जाने में लगता है, तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है, ये टाइम दे रखा होता है। तो एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद रखो, रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का जो रेशियो है, जैसे टाइम ऑफ A अपॉन टाइम ऑफ B। यहाँ पर उल्टा लिखना है, अगर टाइम A का है तो यहाँ पर जो टाइम लिखा है यहाँ पे लिखनी है स्पीड ऑफ B और यहाँ लिखनी है स्पीड ऑफ A। और ये याद रखना है कि जो टाइम होता है ना, जो टाइम होता है रूट उस पे चढ़ा होता है, याद कर सकते हैं। जैसे टी बनता है ना, ऐसे ऐसे बनता है, तो ये ऐसे तरीके से बन जाता है, तो टाइम बनता है। ठीक है, तो टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी, तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, निकालेंगे से कि अब किसका टाइम दे रखा, बस टाइम देखना है कि सही से टाइम, बस टाइम उल्टा सीधा ना हो जाए। देखो यहाँ पहले स्पीड लिख लेते हैं हमें, द स्पीड ऑफ बी इज़ 50% मोर देन ए, तो ए और बी, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ जो बी है वो ज़्यादा है, मोर है ए से, तो ए की ज़्यादा है 50%, अगर ये 100 है तो ये 50 है, वो 150 है, मोर देन ए। अच्छा, तो ए से ज़्यादा है, ये हटाओ, यहाँ पे ए रेशियो बी है, ठीक है ना, मोर देन ए से ज़्यादा है, तो मतलब अगर ये 100 है तो 150 है, तो रेशियो बना लो इनका, तो रेशियो यूज़ होगा वहाँ पे, तो 50 दूनी 100, 50 दिया, ठीक है ना, ये बना लो। वैसे तो फ्रैक्शन लगा दो डायरेक्ट इसमें, ठीक है। टाइम लिखो, ये ए का है तो यहाँ पे ए का लिख दो, ए का क्या टाइम है, ए की स्पीड कितनी है 2, बी की स्पीड कितनी है 3। अब यहाँ पे किसका टाइम लिखना है हमें, ए का, ए एंड बी टुक, अब ये ले रहा आफ्टर मीटिंग द वे, ए एंड बी टुक 93.6 आवर्स, एंड ए ले रहा है ये टाइम, ठीक है ना। तो ए का क्या था, ए का 2 था, तो यहाँ लिखना है 93.6 और यहाँ लिखना है पी, बस, और इसके ऊपर लगेगा रूट। मैंने बताया था कि जो
ठीक है, इसके ऊपर लगना है रूट हमारा, तो स्पीड नहीं, इसके ऊपर कहाँ लगेगा, इसके टाइम के ऊपर लग रहा था ना, मैंने बताया था टाइम के ऊपर लगेगा। तो p रूट अपॉन 93.62/3। ठीक है, आप इसे सोल्व करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो p अपॉन 93.6 इक्वल टू 4/9। ठीक है, सोल्व करेंगे इसे तो ये क्या हो जाएगा, तो p की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 93.6 अपॉन 9। 3 से काटो, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 से फिर कट जाए, 3 10 30, 3 4 12, 4 4 16, 4 0 0, 4 4 4 16 1 4 4 0 1 4 0 1। यार क्या है, 10.4 इंटू 4, 4 4 16 का 6, 4 0 1, 4 1 4, तो ये आ जाएगा 41.6। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला इसका क्या होता है, टाइम अब ए टाइम बी दो ही दे रखे होते हैं, उनके मीटिंग के बाद का समय, स्पीड यहाँ लिखनी है बी की और नीचे लिखनी है स्पीड ए की, कहीं भी लिख सकते हो पर अपोजिट में लिखनी है। ठीक है, और टाइम के ऊपर रूट आएगा, और रूट सोल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और तब इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, इसमें से कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है। देखो वैसे तो साफ पता चल रहा है, अगर तुम्हें फ्रैक्शन के अगर परसेंटेज के फ्रैक्शंस आपको याद हैं तो आप इसे आराम से कर सकते हो। देखो 3/8 कितना होता है, 37.5% होता है। ठीक है, देखो 1/8 होता है कितना, बस 12.5%। अगर 12.5% की गुणा करोगे 3 से तो ये आ जाएगा 12 3 36, 37.5। ठीक है, तो ये 37.5 होता है। ये कितना होता है, इसे तो सोल्व ही नहीं किया ना, 20/40 दे दिया ना डायरेक्ट, तो इसे कटेगा तो 1/2, 1/2 कितना होता है 50% होता है, तो ये 50% हो जाएगा। अब एक ये है, अब मुझे बताना है लार्जेस्ट कौन सी है। अब एक बात बताओ, 49 को 6 से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज में निकालोगे तो कितनी कम आएगी, ये बहुत कम आने वाली है। ठीक है, और ये 12/13, ये बहुत पास है 12/13, समझ रहे हो, मतलब ये 90% के आसपास होगी, तो सबसे बड़ी तो ये होगी, देखने से ही पता लग रहा है कि सबसे बड़ा आंसर ये होगी, सबसे बड़ी। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता, एकदम देखने से पता नहीं लगता, तो इसका एक तरीका है बेस्ट कि हमेशा कैसी भी फ्रैक्शन हो फटाफट से गुणा कर लो। जैसे इसे तो 1/2 ही लिख सकते हैं हम, इसे तो 1/2 लिख सकते हैं, इसे 12/13 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 49 की 3 से गुणा करो, 8 की इससे गुणा करो, इसमें तो पता है हमें ये देखना है, हमें क्या करना है कि जो बड़ी फ्रैक्शन है ना, जब हमें बड़ी फ्रैक्शन निकालनी है तो हमें बड़ी फ्रैक्शन को कंपेयर करते चलना है। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे कंपैरिजन करने का तरीका क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 नंबर लिख दिए, मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एक को ना इससे कंपेयर करूँगा और फिर पता लगाऊंगा कौन सा बड़ा है, मुझे पता लगेगा ये बड़ा है। ठीक है, अब मैं इसे छोड़ दूंगा जो छोटा रहेगा, क्योंकि मुझे बड़ा चाहिए, फिर मैं इसे कंपेयर करूँगा, फिर मैं देखूँगा कौन सा बड़ा है, फिर ये बड़ा है, मैं इसे छोड़ दूंगा। इसी तरीके से मैं इससे कंपेयर करूँगा, फिर मैं देखूँ कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, इस तरीके से इससे। तो अगर मुझे बड़ा निकालना है, अगर मुझे फ्रैक्शन चाहिए लार्जेस्ट, तो मैं लार्जेस्ट लेके चलूँगा, और अगर मैं स्मॉलेस्ट चाहिए तो मैं स्मॉलेस्ट लेके चलूँगा, बस सिंपल सी बात है। तो बस 3/8 है और 1/2 है और ये 12/13 है, क्योंकि ये तो पता चल रहा है ये तो छोटा है बहुत। ठीक है, अगर छोटा होता तो आंसर ये होता। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखो कंपेयर करने के लिए इसकी इसमें गुणा करो, 2 3 जा 6, 6 8 1 जा 8। अब 6 और 8 में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये बड़ा है, तो इसे छोड़ दो, तो ये लेके चलो। अब इससे कंपेयर करो, तो 13 एकम 13 और 12 दूनी 24, 24, तो 12 और 24 में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो आंसर यही होगा। हमेशा कंपेयर करने के लिए हमेशा याद रखो कि अगर हमें स्मॉल चाहिए तो कंपेयर करके स्मॉल लेके चलो, अगर हमें लार्जेस्ट चाहिए तो हमेशा लार्जेस्ट लेके चलो। बहुत बार वो क्या करता है कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी कह देता है, तो उसमें भी हम ये कर सकते हैं, हम इसे देखेंगे, अगर हम देखेंगे हमें पाएंगे कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है,
तो ये असेंडिंग में अरेंज है, ऐसे ही हम ये चेक करेंगे। अगर ये भी ऐसा ही है तो ये भी ठीक है, अगर ऐसे ये भी ठीक है, तो ये देखना होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाय। और प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, और जो फॉर्मूले मैं बताता हूँ उन्हें लिखिए और उन्हें रिवाइज़ कीजिए और क्वेश्चंस पे लगाइए, और आप पाएंगे कि 12-15 मिनट में आप 20 क्वेश्चन फुल एक्यूरेसी के साथ बनाने लगेंगे। ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।